दोस्तों, कैसे हो। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन और हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में हमने राउल का नियम पढ़ा था और आदर्श विलयन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं आगे अनादर्श विलयन के बारे में। तो आज का टॉपिक है अपना अनादर्श विलयन। तो हम पढ़ेंगे भाई स्टूडेंट, अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो पहले वीडियो को लाइक और कमेंट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। जो अब टॉपिक है वो हार्ड है, इसलिए पूरी ईमानदारी से समझें। बात कर रहे हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वह होता है जो राउल के नियम का पालन नहीं करता है। और इससे पहले मैंने आदर्श विलयन बताया था, वो बताया था मैंने वह विलयन जो राउल के नियम का पालन करता है। जो राउल के नियम का पालन करेगा वो आदर्श है, और जो राउल के नियम का पालन नहीं करता वो अनादर्श विलयन कहलाता है। तो अनादर्श विलयन की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, बिल्कुल सरल। वह विलयन जो राउल के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन के गुण, पहला गुण तो यही हो गया, कौन सा? राउल के नियम का पालन नहीं करता, अर्थात विलय का आंशिक वाष्प दाब, विलय के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलय की विलयन में मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। क्रॉस कर देता हूं, समझ गए। और इसी प्रकार पीवी मतलब विलायक का आंशिक वाष्प दाब, विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलायक की विलयन में मोल भिन्न, इन दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अनादर्श विलयन है। क्लियर है ना मेरी बात? दूसरी बात, जो अनादर्श विलयन के लिए है, इसका डेल्टा एच मिश्रण भी जीरो नहीं होगा। आदर्श विलयन का तो डेल्टा एच मिश्रण जीरो होता था। मतलब आदर्श विलयन को जब मिलाते थे, आदर्श विलयन को जब बनाते थे, तो उत्सर्जित ऊर्जा और अवशोषित ऊर्जा का मान जीरो होता था। मतलब ना तो ऊर्जा उत्सर्जित होती थी ना ऊर्जा अवशोषित। पर यहाँ डेल्टा एच का मान जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ होगा। और कुछ ना कुछ होगा, वो पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा एच का मान नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब जब अनादर्श विलयन बनता है तो या तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या ऊर्जा अवशोषित होती है। इनके डेल्टा एच मिश्रण का मान जीरो नहीं आता है। तीसरा, डेल्टा बी मिश्रण नॉट इक्वल टू जीरो। अनादर्श है ना, आदर्श का जस्ट उल्टा कर दो। मतलब जब आप जो विलयन का आयतन हो वो विलय और विलायक के आयतन के योग से अधिक होगा या कम होगा। आदर्श विलयन में ये डेल्टा बी मिश्रण बराबर जीरो आता था, मतलब विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन के योग के बराबर आता था। वहां आयतनों का अंतर जीरो था, डेल्टा बी का मान जीरो था। यहाँ डेल्टा बी जीरो नहीं होगा। तो आप क्लियर कर सकते हो अनादर्श विलयन में क्या खूबी होगी। क्लियर? मतलब आपने जो आदर्श विलयन पढ़ा है उसका उल्टा कर दो। आदर्श विलयन में तो राउल के नियम का पालन करता था, अनादर्श विलयन नहीं करता। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच मिश्रण का मान जीरो आता था, अनादर्श विलयन के लिए जीरो नहीं आता है। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा बी मिश्रण का मान जीरो आता था, जबकि अनादर्श विलयन के लिए नहीं आता है। क्लियर? अब आगे सुनो। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के हैं। अनादर्श विलयन किस प्रकार? क्लियर स्टूडेंट? अनादर्श विलयन जो है ये दो प्रकार के हैं। नंबर एक, राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले।
अनादर्श विलयन दो प्रकार के हैं, एक तो है राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और एक होते हैं राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो हमको पढ़े अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन बेटा कितने प्रकार के हैं? दो। पहले कौन से? राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। इनमें क्या खासियत होगी या इनके गुण क्या होंगे? गुण नंबर 1, पहला गुण मतलब इनका है तो अनादर्श विलयन ही है, तो अनादर्श मतलब विलय का जो आंशिक वाष्प दाब है वो अधिक होगा। विलय के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलय के विलयन में उपस्थित वाष्प दाब, विलय के विलयन में उपस्थित मोल भिन्न, इन दोनों के गुणनफल से अधिक आएगा विलय का वाष्प दाब। क्लियर? इसी प्रकार विलायक का वाष्प दाब भी ज्यादा आएगा विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और अनादर्श विलयन में उपस्थित विलय की मूल विलायक की मोल भिन्न के गुणनफल से। ढंग से देख लो तो ये राउल के नियम का पालन तो नहीं करता है, अनादर्श विलयन है, पर इसमें किसी अवयव का वाष्प दाब, उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, इस विलयन में जो अवयव है उन अवयव का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, उस अवयव की विलयन में उपस्थित मोल भिन्न और उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल से ज्यादा आता है। क्लियर कर रहे हो? बड़ी कठिन चीज है, उठपटांग चीज है, पर समझ में आएगा अगर आप दिमाग लगाओगे और समझोगे तो फील कर सकते हो हर चीज को कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है? अरे ठीक है। नंबर 2, दूसरा गुण, इसका डेल्टा एच का मान ग्रेटर देन 0 होता है। धनात्मक विचलन वाले का डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 अर्थात कैसा होता है? पॉजिटिव। डेल्टा एच का मान 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा तो पॉजिटिव। और डेल्टा एच का मान पॉजिटिव तो बताओ विलयन बनाने पर ऊष्मा अवशोषित होगी। मैंने लास्ट में पिछली क्लास में बताया था अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ऊष्मा अवशोषित होती है और डेल्टा एच नेगेटिव है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो जब यहां पर विलयन बनेगा, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो विलयन बनाने पर जब आप विलयन बनाओगे इसको तो ऊष्मा अवशोषित होगी। एक एक बात को समझ लेना। तीसरी बात, इसका डेल्टा बी भी ग्रेटर देन 0 अर्थात डेल्टा बी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? अर्थात इसका मतलब ये है सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है। डेल्टा एच का मान पॉजिटिव, डेल्टा बी का मान भी पॉजिटिव, जब भी तो धनात्मक विचलन वाले भी बोल रहे हैं अपन। डेल्टा बी का मान ग्रेटर देन 0, ऐसे याद रखो ना, धनात्मक विचलन वाले में सब कुछ धनात्मक। डेल्टा बी का मान ज्यादा, इसका मतलब विलयन का आयतन, इसका मतलब यही तो होगा कि विलयन का आयतन जो है वो अधिक होगा विलय व विलायक के आयतन के योग के। पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना। विलयन का आयतन ज्यादा है जब भी तो पॉजिटिव आएगा ना। डेल्टा बी कैसे निकालते हैं? विलयन के आयतन में से विलय और विलायक के आयतन का योग घटाते हैं, तो विलयन का आयतन ज्यादा है यहाँ पर। हाँ तो भाई चौथा पॉइंट देखो, ढंग से समझो। जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन हैं उनमें जो विलयन में, ढंग से देखना भाई, ऐसे समझो इस चौथे पॉइंट को। ये आपके पास विलय है, इस बर्तन में विलायक है और जब दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो विलयन बन जाएगा। ये विलयन है, ढंग से देख लो। ये विलय, ये विलायक और इनको मिक्स करोगे तो बनेगा क्या? विलयन। ये विलयन है। बात को समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, आप विलयन बना रहे हो अनादर्श विलयन, और वो भी कैसा? राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। जो ये विलय है इसमें विलय के कणों के बीच में आकर्षण होगा।
विलायक है तो विलायक के कणों के बीच में भी आकर्षण होगा, पर जब विलयन बनेगा तो नए आकर्षण का बल बनेगा विलय और विलायक के बीच में। ये पुराने वाले बंध टूट जाएंगे जो इसमें विलय विलय के बीच में थे। इसमें विलायक में आकर्षण के बल थे विलायक विलायक के बीच में, और ये टूट जाएंगे, नए बंध बन जाएंगे विलय और विलायक के बीच में जब आप विलयन बनाओगे। ठीक है, तो अब ढंग से सुनना चौथा पॉइंट। विलय विलय और विलायक विलायक, विलय विलय व विलायक विलायक, समझ रहे इसका मतलब? आकर्षण बल, प्रबल होंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब विलय विलय और विलायक विलायक, मतलब विलय के अणुओं के बीच में और विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल थे वे प्रबल होंगे। जो नए आकर्षण के बल बंध बन रहे हैं विलय और विलायक के बीच में, इनसे प्रबल होंगे। समझ जाओ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विलयन बना इसमें नए आकर्षण के बंध बने विलय और विलायक के बीच में, वो दुर्बल हैं। किससे? विलय विलय आकर्षण बल और विलायक विलायक आकर्षण बल से विलय और विलायक के बीच आकर्षण बल जो बन रहे हैं वो दुर्बल हैं। एक बात याद कर लो कि जो धनात्मक विचलन वाले विलयन हैं, इनमें विलयन में जो आकर्षण के बंध बनते हैं विलय और विलायक के बीच में, वे दुर्बल होते हैं। दोबारा तो लाइन सुन लो। जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन हैं, इनमें विलय और विलायक के बीच में, विलयन में विलय और विलायक के बीच में जो आकर्षण के बंध बनते हैं, आकर्षण के बल बनते हैं, वो दुर्बल होते हैं। इसीलिए तो डेल्टा भी पॉजिटिव आ रहा है। अब उल्टा समझो, जब ही तो विलयन का आयतन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि विलयन में बंध दुर्बल है, बंध दुर्बल है तो बंध लंबाई में बड़े होंगे, दुर्बल बंध बड़ा होता है, तो इसका आयतन ज्यादा आएगा। तो समझ गए होंगे, उल्टा समझो, डेल्टा भी जीरो क्यों है, डेल्टा भी ग्रेटर देन जीरो क्यों है, पॉजिटिव क्यों है, यानी कहूं विलयन का आयतन अधिक क्यों है, क्योंकि विलयन में बंध दुर्बल है। जब विलयन में बंध दुर्बल बन रहे हैं तो आयतन विलयन का ज्यादा हो जाएगा। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो मतलब ऊष्मा अवशोषित क्यों हो रही है, क्योंकि जब विलयन बन रहा है, ढंग से समझना, तो क्या हो रहा है, प्रबल बंध टूट रहे हैं, इसमें तो दुर्बल बंध बन रहे हैं ना। प्रबल बंध टूटेंगे तो ऊर्जा मान लो तुम्हारी खर्च हो गई 100, और दुर्बल बंध बने तो ऊर्जा कितनी निकली 50। भाई बंध प्रबल है तो तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए, मान लो 100 ऊर्जा गई, और बाद में बंध दुर्बल बने तो ऊर्जा 50 ही निकली, तो तुम्हारा तो ऊर्जा का अवशोषण ही तो हुआ। भाई आपके बंध तोड़ने में गई 100, प्रबल बंध तोड़ रहे हो, जब ये विलयन बना रहे हो तो इनके बीच में विलय विलय और विलायक विलायक के बीच में जो बंध है वो टूटेंगे ना, वो प्रबल है, और बाद में दुर्बल बंध बन रहे हैं। तो बंध तोड़ने में तो ऊर्जा आपकी 100 गई मान लो, और बाद में ऊर्जा 50 निकली, तो ऊष्मा यहाँ पर अवशोषित तो होगी। बुद्धि से समझो, उल्टा समझो। अच्छा, फिर इसको साहब कि साहब ए का आंशिक वाष्प दाब अधिक क्यों है, ये विलयन के लिए बात है। ए का आंशिक वाष्प दाब अधिक इसलिए है क्योंकि बंध दुर्बल बन रहे हैं। जब बंध दुर्बल बन रहे हैं तो ए आसानी से ए की वाष्प बनेगी, तो ए का वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब अधिक आएगा इन दोनों के गुणनफल से, क्योंकि बंध दुर्बल है ना यहाँ। तो इसी प्रकार बी की वाष्प अधिक बनेगी तो बी का आंशिक वाष्प दाब अधिक आएगा इन दोनों के गुणनफल से। तो उल्टा समझो, समझ में बैठे तो अच्छा रहेगा, ना कि रटे हम। तो मैंने सारा टॉपिक समझाया, ये आप इसको धीरे धीरे पढ़ें, और जैसे मैंने समझाया है, मैंने पहले लिखा है फिर उल्टा समझाया है, तो आप भी समझ लो। तो ये पढ़ा हमने राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, इसके बारे में बताया, इस विलयन के गुण देख लो। एक चिन्ह देख लो, मैंने सब जगह ये चिन्ह लगाया है, धनात्मक विचलन वाला है, पीए का मान ग्रेटर देन होगा, मतलब विलय का आंशिक वाष्प दाब अधिक होगा, विलय के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और विलय की विलयन में मोल भिन्न, ये है ये विलय की विलयन में मोल भिन्न से। इसी प्रकार
विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलायक के विलयन में मोल भिन्न से। डेल्टा एच का मान ग्रेटर देन 0, याद रखो ना, ग्रेटर देन आएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव जब आता है जब ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित, अर्थात जब इस प्रकार के आदर्श विलयन का आप निर्माण करोगे तो ऊष्मा अवशोषित होगी। डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 आएगा, अर्थात विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन से अधिक होगा, जब ही तो पॉजिटिव आएगा भाई। विलयन डेल्टा वी कैसे निकालोगे, विलयन के आयतन में से विलय और विलायक के आयतन का योग घटाना है, पॉजिटिव आ रहा है, विलयन का आयतन अधिक है। अब लास्ट बात जो मैंने कही है वो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर विलयन में जो विलय विलायक के बीच में आकर्षण के बंध बनते हैं वो दुर्बल होते हैं। अब उल्टा सोच लो इसी से, जब आकर्षण के बंध दुर्बल बन रहे हैं इसीलिए तो विलयन का आयतन ज्यादा है, क्योंकि विलयन में बंध दुर्बल है। जब बंध दुर्बल बन रहे हैं विलयन में, प्रबल बंध टूटेंगे और दुर्बल बंध बनेंगे, तो बंध तोड़ने को मान लो 100 ऊर्जा गई और बाद में दुर्बल बंध बनने से निकली 85 ही, तो ऊष्मा अवशोषित होगी। जब विलयन में दुर्बल बंध है तो आराम से विलय और विलायक की वाष्प बनेगी, ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी, तो वास्तविकता में इनका वाष्प दाब, अवयवों का वाष्प दाब अधिक आएगा। इनके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और इनके विलयन में उपस्थित मोल भिन्न के गुणनफल से। बड़ी कठिन बात कर रहा हूं स्टूडेंट, ढंग से समझना। इस विलयन के उदाहरण कुछ कॉपी में लिख रहे हैं, मैं बोल देता हूं एक मिनट। इनके उदाहरण देखने से पहले बेटा वो एक बात और देखते हैं। आपने एक राउल के नियम में एक ग्राफ बनाया था द्रव विलयन वाले में, ध्यान है क्या? इसको मिटा देता हूं, ये समझ में आ गया हो तो। एक ग्राफ बनाया था, मैं उसकी भी चर्चा कर देता हूं। वो ग्राफ ऐसे था, ध्यान है क्या? यहां पर वाष्प दाब, इधर भी मैंने वाष्प दाब, याद आ रहा हो तो लास्ट क्लास यहां मोल भिन्न ली थी, याद आ रहा है? यहाँ XB का मान 0 था और XA का मान 1 था। यहाँ XB का मान 1 और XA का मान 0। यहाँ P0A आया था, यहाँ P0B आया था। 3 ग्राफ बने थे 3 समीकरणों से। ये समीकरण थी PV बराबर, ध्यान आ रहा है, P0V XB। ये ग्राफ था PA बराबर P0A XA का, और ये था समीकरण नंबर, इसकी लिख देता हूं, PS बराबर PA प्लस PB। इससे तो बनी थी वो समीकरण नंबर 5। अब देखो, ये ग्राफ राउल के नियम से धनात्मक विचलन वाले के लिए बनाते हैं। तो राउल के नियम से धनात्मक विचलन वाले में आपने पढ़ा है, एक डॉट 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 में ऊपर से लाइन ले जाएं, सभी लाइन के ऊपर से एक लाइन खींचें डॉट 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 में, बिंदु वही, लास्ट बिंदु वही। मैंने इसमें चेंज कर दिया है, ढंग से देखो। ये धनात्मक विचलन वाला ग्राफ है। अगर राउल के नियम से धनात्मक विचलन वाला ऐसा विलयन है जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, तो उसके लिए ग्राफ ये ऐसा आएगा। ये नीचे वाला तो सामान्य विलयन के लिए, ये नीचे जो पहले वाला ग्राफ था वो आदर्श विलयन के लिए था, क्योंकि वो राउल के नियम से बना था। और राउल का नियम तो आदर्श विलयन ही तो पालन करते हैं राउल के नियम का। मतलब जो पहले ग्राफ बनाया था, जो आपने पहले पढ़ा था, वो आदर्श विलयन के लिए था। ये धनात्मक विचलन के लिए है, ये ऊपर वाले। क्यों? क्योंकि आप खुद ही कह रहे थे कि PA का मान अधिक आएगा तो ग्राफ ऊपर होके चलेगा, PV का मान भी ज्यादा आएगा, लिखा था मैंने, PV ग्रेटर देन आएगा, और PS का मान भी फिर ग्रेटर देन आएगा, PA प्लस PV। मतलब ये ग्राफ है PS ग्रेटर देन PA प्लस PV का, और ये ग्राफ है, समझ जाओ तुम, ये ग्राफ है ये वाला, ये PA ग्रेटर देन P0A XA का, और ये ग्राफ है, समझ जाओ, PV ग्रेटर देन P0V XV। समझ गए क्या? बुद्धि से देख। अरे धनात्मक विचलन वाला आ जाए ना, ऊपर होकर लाइन खींच देना पहले वाले ग्राफ के, धनात्मक विचलन वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। अब राउल के इस विलयन के उदाहरण
उदाहरण आपको याद होने चाहिए। तो धनात्मक विचलन वाले विलयन के उदाहरण, एक तो याद कर लो मेथनॉल प्लस जल का मिश्रण, ठीक है। दूसरा ये याद करो मेथनॉल प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मिश्रण, ये भी द्रव होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दोनों ही द्रव है, द्रव 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 द्रव। मेथनॉल प्लस जल का मिश्रण, मेथनॉल प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मिश्रण। तीसरा एथेनॉल प्लस जल का मिश्रण। चौथा एथेनॉल प्लस एसीटोन का मिश्रण। और पांचवा एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड का मिश्रण। कार्बन डाई सल्फाइड लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये याद करने ही हमको मेथनॉल प्लस जल, मेथनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस एसीटोन और एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड, ये जो है ये धनात्मक विचलन वाले के उदाहरण हैं। क्लियर? इसी तरह से जैसे हमने ये राउल के नियम से धनात्मक विचलन वाला पढ़ा, अनादर्श विलयन मैंने कहा था दो प्रकार के हैं, राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। अब ये पढ़ेंगे हम राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। अनादर्श विलयन दो प्रकार के हैं, अब तक पढ़ा आपने राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, और अब पढ़ोगे राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। इस विलयन के गुण जस्ट उसका उल्टा कर दो जो आपने धनात्मक वाला पढ़ा है। गुण नंबर 1, विलय का आंशिक वाष्प दाब कम होगा, विलय के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलय की विलयन में मोल भिन्न के गुणनफल से। इसी प्रकार विलायक का आंशिक वाष्प दाब कम आएगा, विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलायक की विलयन में उपस्थित मोल भिन्न से गुणनफल से। क्लियर? यहाँ चिन्ह उल्टे हैं। डेल्टा एच का मान लेस देन 0 आएगा, अर्थात नेगेटिव आएगा, अर्थात ऊर्जा क्या होगी जब ये विलयन बनेगा तो उत्सर्जित होगी। जस्ट उल्टा करें, अर्थात ये विलयन जब बनेगा तो स्टूडेंट ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तीसरा, डेल्टा बी का मान भी ग्रेटर देन लेस देन 0, मतलब डेल्टा बी का मान भी नेगेटिव, अर्थात ये नेगेटिव कब आ सकता है? विलयन का आयतन कम होगा, विलय प्लस विलायक के आयतन से, विलय और विलायक के आयतन के योग से विलयन का आयतन कम होगा। डेल्टा बी ऐसे निकालते हैं, विलयन के आयतन में से विलय और विलायक का आयतन घटाते हैं। अगर विलयन का आयतन कम हुआ तो डेल्टा बी का मान नेगेटिव आएगा। और चौथा, इस विलयन का गुण, ढंग से सुन लो, वीडियो को लाइक और कमेंट करना अगर पसंद आए तो। भाई इन टॉपिकों को देखो क्लास में समझाना फिर भी बहुत आसान रहता है, हार्ड टॉपिक चल रहे हैं, क्लास में समझाना फिर भी आसान रहता है, वहां आपको कई तरह के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। देखो वीडियो आप ये देख रहे हो, ऐसे मुझे पता नहीं चलता कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लास में तो हम आपका रेस्पॉन्स देख लेते हैं, आपका चेहरा देख लेते हैं, आपके हाव भाव से पता लगा लेते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। और क्लास में आप भी खुद कह देते हो कि सर समझ में नहीं आया, तो हम उसको वापस और बेहतर ढंग से समझा देते हैं। पर वीडियो लेक्चर में यही समस्या है कि हमें ना तो आपके चेहरे के हम हाव भाव पढ़ पाते हैं और ना ही आप हमसे कह पाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ लाइक और कमेंट करें, और कमेंट में बताएं अगर आपको समस्या आती है तो। अगर समझ में आता है तो मैं समझूंगा कि मैंने जो मेहनत की है उससे आपके समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट। चौथा, यहां पर उल्टा है, मतलब विलय विलय समझ गए,
वे विलायक विलायक जो आकर्षण बल हैं वो उनसे विलयन में उपस्थित आकर्षण बल प्रबल है। विलयन में मतलब विलय और विलायक के बीच में जो आकर्षण के बल बन रहे हैं वो प्रबल है। मेरी बात समझ गए होंगे। ये विलयन में विलय और विलायक के बीच आकर्षण बल है। ये विलय ये विलायक, वो पहले की तरह डायग्राम बना दिया, दोनों को मिक्स किया विलयन। तो विलयन में जो विलय और विलायक के बीच आकर्षण बल बन रहे हैं वो विलय विलय और विलायक विलायक के बीच जो आकर्षण बल थे उनसे प्रबल है। उल्टा हो गया पूरा ही पूरा। अब इसको उल्टा समझ लो। तो जब यहाँ पर ये बात याद रखो ना, धनात्मक वाले में क्या खासियत थी कि विलयन में आकर्षण के बल दुर्बल थे, यहाँ ऋणात्मक वाले में विलयन में आकर्षण बल प्रबल है। अपना आप समझ में आएगा। जब आकर्षण के बल विलयन में प्रबल है तो विलयन घट जाएगा, विलयन का आयतन कम हो जाएगा। प्रबल है, आकर्षण प्रबल है तो एक दूसरे चिपके हुए होंगे ना विलय और विलायक के कण, तो आयतन विलयन का कम होगा। विलयन में जब आकर्षण बल प्रबल बन रहे हैं तो ऊर्जा ज्यादा मुक्त होगी। भाई यहाँ पर इसमें आकर्षण बल प्रबल है तो ये दुर्बल हो गए, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, दुर्बल बंध टूट करके प्रबल बंध बन रहा है। दुर्बल बंध टूटना है तो मतलब तुमने इसे 50 ऊर्जा दी और प्रबल बंध बना हो तो 100 निकली, ऊष्मा उत्सर्जित होगी। ठीक है। और सीधी सी बात है, जब विलयन में प्रबल बंध है तो इनकी वाष्प कम बनेगी। अवयव ए और बी की, विलय और विलायक की, जब वाष्प कम बनेगी तो इनका वाष्प दाब कम आएगा। भाई राउल का नियम था वो तो आदर्श के लिए है, आदर्श विलयन के लिए है। अनादर्श विलयन पर राउल के नियम का पालन नहीं होता है तो ये बराबर नहीं आएगा। आदर्श विलयन के लिए आएगा पीए बराबर, अनादर्श विलयन के लिए या तो कम होगा या ज्यादा होगा। क्लियर? हाँ, ग्राफ बनाए इसका। तो ग्राफ में स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे। वही ग्राफ पर अब कौन से विलयन के लिए, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए ग्राफ वही तीसरी बार आ रहा है। अब तो याद होना चाहिए, इधर वाष्प दाब, इधर भी वाष्प दाब, इधर मोल भिन्न। लिख लिख करके पढ़ें स्टूडेंट, हिंदी की तरह नहीं, इंग्लिश की तरह नहीं, लिख करके पढ़ें, नोट्स बनाएं। यहाँ XB का मान कितना है 0, XA का मान कितना है 1। यहाँ XA का मान कितना, XB का मान कितना हो गया 1 और XA का मान 0। यहाँ P0 A का बिंदु, यहाँ P0 B का बिंदु, दोनों को मिला दिया, ग्राफ तैयार। ऋणात्मक वाले के लिए इसको नीचे होकर गुजार दो, डॉट 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 में, समझ गए होंगे। ऋणात्मक वाले में नीचे होकर के, क्योंकि यहाँ घट गया है, घट गया है। जैसे ये था ग्राफ PV बराबर P0 B XB का, और ये तो आदर्श विलयन के लिए है। यहाँ पे कम है PV का मान, PV का मान लेस देन है P0 B XB। तो ये ग्राफ है जो नीचे नीचे चल रहे हैं, ये ऋणात्मक विचलन वाले के हैं। ढंग से क्लियर कर लेना, नोट्स आपकी हेल्प के लिए हैं। तो स्टूडेंट, बड़ा कठिन टॉपिक था पर अपने पूरा किया। इसके उदाहरण और देख लेते हैं ऋणात्मक विचलन वाले के। ऋणात्मक विचलन वाले के उदाहरण, एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल मैं बता देता हूं और नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं बताता हूं। जैसे सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल और जल का मिश्रण, सांद्र HCl और जल का मिश्रण। ठीक है, ऐसे उसमें एग्जाम्पल लिखे हुए हैं तो आप देख लेना। HNO3 प्लस जल का मिश्रण, ठीक है, ये दो तो याद हो गए होंगे। और बता देता हूं एक, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का मिश्रण और एनिलीन प्लस एसीटोन का मिश्रण। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट आपको याद करनी है, धनात्मक विचलन वाले के भी, ऋणात्मक विचलन वाले के भी और आदर्श विलयन के भी। एक तरह से विलयन आपके पास तीन तरह के हो गए ना, एक आदर्श,
एक राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और एक राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो ये एक टॉपिक पढ़ा अपन ने, हार्ड टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे पढ़ते हैं हम स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये भी बड़ा ऊट पटांग टॉपिक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण, पहले नाम से अर्थ निकालो। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? नाम से अर्थ निकल रहा है, स्थिर मतलब फिक्स निश्चित, क्वाथी का मतलब क्वथनांक और मिश्रण मतलब मिश्रण। मतलब स्थिर क्वाथी मिश्रण मतलब नाम से अर्थ निकला निश्चित क्वथनांक वाला मिश्रण। नाम से सही अर्थ निकल रहा है पर हमको समझना होगा निश्चित क्वथनांक वाला मिश्रण, इसका अर्थ क्या है। ढंग से देखो और समझो। हमने नाम से तो अर्थ निकाला, अब इसको आगे समझते हैं कि स्थिर क्वाथी मिश्रण है क्या। देखो इधर और समझो इसे ढंग से। ये आपके पास कोई मिश्रण है, मिश्रण या विलयन एक ही बात है। ये कोई मिश्रण है, ठीक है। ये लो भाई, ये कोई मिश्रण है, ये बंद पात्र है, इसमें कोई मिश्रण बना हुआ है। इसमें दो अवयव है, एक अवयव ए है और एक अवयव बी है। मान लेते हैं दोनों ही अवयव बाष्पशील हैं, तो बाष्प में भी दोनों अवयव होंगे, ए भी और बी भी। इस विलयन की बाष्प बनी है, ठीक है। विलयन में जो अनुपात है अवयवों का, मान लो वो है 1000:1000। मतलब इस विलयन में 1000 कण ए के हैं तो 1000 ही कण बी के हैं। और बाष्प में भी यही अनुपात है, मान लो 50:50। मतलब बाष्प में ए के भी 50 कण है और बी के भी 50 कण है। मतलब यहाँ भी ए और बी का अनुपात विलयन में भी 1:1 है और बाष्प में भी ए और बी का अनुपात 1:1 है। ढंग से समझा मैंने? यहाँ तक क्या समझा? एक विलयन था, ये उसकी बाष्प है। इस विलयन में ए और बी का अनुपात 1:1 है, 1000:1000 मतलब 1:1। और यहाँ भी मतलब ये एक ऐसा विलयन है जिसकी द्रव अवस्था और बाष्प अवस्था का संगठन एक जैसा है। वह विलयन जिसकी द्रव अवस्था का संगठन 1:1। संगठन मतलब दोनों बनाने वाले कणों का अनुपात बराबर है। तो ये एक ऐसा मिश्रण है, ऐसा विलयन है जिसकी द्रव अवस्था और बाष्प अवस्था का संगठन एक समान है, एक जैसा ही तो है। बाष्प में भी दोनों की संख्या बराबर और यहाँ भी दोनों की संख्या बराबर। विलयन में भी दोनों की संख्या विलय और विलायक के कणों की बराबर और बाष्प में बराबर। मतलब इस विलयन की द्रव अवस्था और बाष्प अवस्था का संगठन एक जैसा है। संगठन एक जैसा कैसे हो सकता है? संगठन एक जैसा तब हो सकता है जब दोनों अवयवों की एक साथ बाष्प बने। जब इसका भी एक कण उड़ेगा तो इसका भी उड़ेगा, तो दोनों 51-51 रह जाएंगे, ये 999-999 रह जाएंगे। भाई दोनों जगह संगठन एक जैसा कब तब आ सकता है जब विलय और विलायक दोनों का क्वथनांक एक जैसा हो, मतलब दोनों एक ही ताप पर उड़ते हों। क्वथनांक स्थिर है इस विलयन का, इस विलयन का क्वथनांक स्थिर है। मतलब इस विलयन में विलय और विलायक का क्वथनांक समान है, निश्चित है, फिक्स है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है आप ऐसे समझाओगे, वह मिश्रण जिसकी द्रव अवस्था और बाष्प अवस्था का संगठन स्थिर हो, अर्थात ऐसे दोबारा सुन लो यार, मजा नहीं आया। स्थिर क्वाथी मिश्रण वह मिश्रण है जिसकी द्रव अवस्था और बाष्प अवस्था का संगठन एक समान हो, अर्थात वह विलयन जिसका क्वथनांक स्थिर हो। क्वथनांक स्थिर का मतलब समझ गए, विलय और विलायक दोनों एक ही ताप पर उड़ते हों, ऐसा मिश्रण कहलाएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण।
और स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के हैं। एक तो है, परिभाषा क्लियर कर रहे हो दोबारा सुन लो, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसकी द्रवावस्था व वाष्प अवस्था दोनों का संघटन समान हो, अर्थात वह विलयन जिसका क्वथनांक स्थिर हो, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार का है। नंबर एक है न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण और एक होता है अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार का है, एक तो न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण और एक अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? देखो समझो, मान लो ये एक विलयन है, वही बिल्कुल वही डायग्राम, ये एक विलयन भरा हुआ है, ठीक है। इसमें दो अवयव हैं ए और बी। ए का क्वथनांक मान लेते हैं जब ए पृथक हो, अलग हो, उस समय ए का क्वथनांक, जैसे मैं अकेला ए लेता, इस पात्र में ए है और ए का क्वथनांक है मान लो 102 और इस बर्तन में बी है और यहां बी का क्वथनांक है 103 है, पर इसमें तो दोनों के क्वथनांक बराबर होंगे ना। स्थिर क्वाथी मिश्रण में विलय और विलायक के क्वथनांक बराबर होते हैं और इसमें ए और बी के क्वथनांक जो है, अर्थात विलयन का क्वथनांक जो है वो मान लो 101 है। तो न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा? ऐसा मिश्रण है ये जिसका क्वथनांक इसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से कम हो। देखो इसमें एक, जब ए अवयव था अलग है तो उसका क्वथनांक 102 है, बी का 103, पर इसमें तो दोनों का इक्वल होगा ना। अब हाल समझा क्या हूं? और इस विलयन का या दोनों अवयवों का क्वथनांक इसमें 101 है, तो इस मिश्रण का क्वथनांक इसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से कम है, ऐसा मिश्रण कहलाएगा न्यूनतम स्थिर क्वाथी। नाम से लगा न्यूनतम क्वाथी मिश्रण या न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम मतलब कम, क्वथनांक कम, ऐसे याद रखो। ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक उसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से कम हो। क्लियर? इसका एग्जाम्पल कौन होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। याद करो, बड़ी कठिन कठिन बात है, समझोगे तो मजा आएगा। राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो विलयन थे, उनमें मैंने एक बात कही थी, उन विलयनों में बल, आकर्षण के बल दुर्बल होते हैं। ध्यान करो, लास्ट में कहा था धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में जो आकर्षण के बल हैं तो दुर्बल है। जब आकर्षण के बल दुर्बल है तो ऐसे विलयन का क्वथनांक कम ना होगा। वो कहा आकर्षण के बल दुर्बल है तो ऐसे विलयन का क्वथनांक कम होगा। तो ये एक कोई धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन होगा। ये मतलब न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, क्योंकि इनमें आकर्षण के बल दुर्बल होते हैं और आकर्षण के बल दुर्बल होने की वजह से अवयवों का क्वथनांक कम हो गया है। तो न्यूनतम स्थिर क्वाथी का एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव विचलन दर्शाने वाले। समझ गए होंगे राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन जो एक निश्चित सांद्रता पर स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं। मेरी बात को दोबारा सुनो, राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो विलयन हैं वो एक निश्चित सांद्रता पर न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, में 0.6% W/W है, एथेनॉल व 4.4% जल का मिश्रण। समझ गए? 95.6% एथेनॉल और 4.4% जल। देख लो धनात्मक विचलन वाले का उदाहरण है ना, एथेनॉल प्लस जल। तो ये दोनों एथेनॉल प्लस जल मतलब
ये जो धनात्मक विचलन है एक निश्चित सांद्रता पर, वो सांद्रता है 95%, 95.6% W/W एथेनॉल और 4.4% एथेनॉल प्लस परसेंट जल W/W ये भी है। इनका मिश्रण जो होगा वो न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा। ढंग से समझ रहे हो? अब दूसरा है अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर? अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होते हैं क्लियर समझ लेना, इसको भी एग्जांपल से समझाता हूं उसी तरह। जैसे ये एक विलयन है, दो अवयव है ए और बी। इसका ए जब ये अलग था, खाली ये होता, तो इसका क्वथनांक मान लो 102 और खाली बी जो है उसका क्वथनांक है 103। पर इस मिश्रण का क्वथनांक है 104, मतलब इसमें दोनों अवयवों का क्वथनांक बराबर होगा। ये किस प्रकार का मिश्रण है? अब यहाँ पर जो मिश्रण है इसका क्वथनांक अधिक है इसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से, तो ये है अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। मतलब अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसका क्वथनांक उसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से अधिक होता है। और अधिक कब होगा? जब इसमें आकर्षण के बल प्रबल होंगे। आकर्षण के बल प्रबल किन में होते हैं? कौन से विलयन में होते हैं? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले में। तो इसका उदाहरण है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। इसके उदाहरण है, ये विलयन एक निश्चित सांद्रता पर स्थिर क्वाथी मिश्रण बनते हैं। जैसे जो HNO3 है 68% W/W HNO3 व 32% जल का मिश्रण। देख लो ये ऋणात्मक विचलन वाले का उदाहरण है ना। HNO3 और जल का मिश्रण जो है वो एक ऋणात्मक विचलन वाला विलयन तो होता है, पर यह विलयन 68% HNO3 और 32% जल होने पर अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाएगा। मतलब इस मिश्रण का क्वथनांक स्थिर हो जाएगा और वो इसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से अधिक आएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो एक बड़े कठिन टॉपिक पढ़े आज हमने। कल इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तनु विलयन के लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तनु विलयन के लिए अणुसंख्य गुणधर्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। तो कल की क्लास ये भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आपके टेस्ट वगैरह चल रहे होंगे तो ऐसा नहीं करें टेस्ट के चक्कर में वीडियो नहीं देखें, टेस्ट की तैयारी में लगे रहें। बेटा वो मटेरियल बढ़ता जाएगा क्योंकि हम कंटिन्यू आपकी क्लासें ले रहे हैं, हम पर डे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। इसी तरह मैटर बढ़ता जाएगा। अगर आपने बीच में ब्रेक दिया तो आपको कंटिन्यू लगातार मेहनत करनी है, बिना रुके बिना थके। नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेहनत आप भी करें और जिससे दोनों का तालमेल बना रहे। कोई भी समस्या आती है तो वीडियो में कमेंट करें और अपनी समस्या पूछें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूं, ये आपको पता ही है। आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, आप प्रॉब्लम उन पर भी भेज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को कंप्लीट देखा करो जब समझ में आएगा। जहां आपके समझ में नहीं आता है, आपको लगा कि समझ में नहीं आया, तो एक बार वीडियो को वापस वहां से चला लिया करो। एक टॉपिक को पूरा पढ़ा करो। ठीक है, जैसे आज हमने अनादर्श विलयन पढ़ा तो कंप्लीट अनादर्श विलयन पढ़ें। आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ाया जाता है। कल नेक्स्ट टॉपिक से ही हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, गुड नाइट।